हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक मेजर सब्जेक्ट सर्वे के क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर में पूछे गए आईएएस, गेट, एसएससी, जेई में पूछे गए क्वेश्चंस कराऊंगा और हम इस वीडियो में सर्वे के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको सर्वे की कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, determining the relative position of point on above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation. All data stored in map or plan is called as। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अर्थ सरफेस पर या अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हम रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं और उस पॉइंट की और उस ऑब्जेक्ट की हम मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन निकालते हैं और उस पॉइंट का जितना भी डाटा है हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर करते हैं इन मैप और प्लान। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सर्वेइंग। इसका राइट आंसर होगा डी, सर्वेइंग। अब देखिए सर्वेइंग मतलब क्या होता है। सर्वेइंग मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने को ही सर्वेइंग कहा जाता है। पर सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में सर्वेइंग का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम उस चीज़ का डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन हम किस बेसिस पे करते हैं? जिस भी चीज़ का हमें कंस्ट्रक्शन करना है उस चीज़ का डिज़ाइन होता है वहाँ के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो अब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं बाय सर्वे। मान लीजिए कि मुझे कोई रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा क्या अलाइनमेंट रहना चाहिए रोड का, क्या रूट होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? मैप स्टडी करूँगा। मैप स्टडी में क्या देखूंगा मैं कि इस रोड का क्या अलाइनमेंट रहना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने कहाँ से ली? मैप से। मैप क्या है? टोपोग्राफिकल मैप लूंगा। टोपोग्राफिकल मैप से देखूंगा कि क्या इसका रूट रहना चाहिए, मुझे कहाँ से इसको रोड का अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है, क्या ऑब्स्टेकल है। तो ये सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन होती है उसके बेसिस पे ही डिज़ाइन करते हैं। सर्वेइंग का मतलब सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में यह होता है कि कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पर है या अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे, तो उस पॉइंट और उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना होता है। वो डाटा और वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। हम डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसका ओरिएंटेशन, उसका एलिवेशन, उसका रिड्यूस लेवल और डिफरेंट टाइप्स की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन किस बेसिस पे होता है? वो सर्वे के बेस पे होता है। सर्वे से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में सर्वेइंग का मतलब यह होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सर्वे है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वे करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए हम सर्वे करते हैं किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन और जो हम कलेक्ट कर रहे हैं क्यों करते हैं? हमें कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उससे पहले हम करते हैं उसकी डिजाइनिंग और डिजाइनिंग करने के लिए हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले जिस चीज़ का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम अब जो हमने कलेक्ट करी तो उसको हम स्टोर करेंगे। स्टोर मतलब उस डाटा को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसको या तो न्यूमेरिकली फॉर्म में या ग्राफिकली फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उससे हम प्लान बनाते हैं और मैप बनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा प्लान और मैप बन जाता है। हम रिलेटिव पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं और हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। The polar axis of the Earth is about 12,713.168 km. B option 15,286.537 km. D option 99,893.666 km. D option 13,123.670 मीटर। इसका राइट आंसर होगा ए, 12,713.168 किलोमीटर लेंथ है हमारी पोलर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following closely represent the shape of the Earth? A. Ovoid, B. Ellipsoid, C. Spheroid, D. Oblate spheroid। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थ की शेप कौन सी होगी? ओवलॉइड होगी या इलिप्सॉइड होगी या स्फेरॉइड होगी या ऑब्लेट स्फेरॉइड होगी? हमारी जो अर्थ की शेप है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्लेट स्फेरॉइड क्या होता है। हमारी जो अर्थ है एक एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है। क्यों हमारी अर्थ एक एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है?
हमारी जो अर्थ है उसका जो पोलर एक्सिस है उसकी लेंथ है हमारी 12,713.168 किलोमीटर, वेरेज जो हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है उसकी लेंथ है हमारी 12,756.602 किलोमीटर। अब जो हमारा जो स्फीयर होता है उस पर स्फीयर का डाया इक्वल होता है हर जगह से, पर जो हमारी अर्थ है इसका जो पोलर एक्सिस है ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस से छोटा है। 43 किलोमीटर हमारा ये जो पोलर एक्सिस है छोटा है इक्वेटोरियल एक्सिस से, जिस कारण हमारी जो अर्थ है एक एग्जैक्ट स्फीयर ना होकर एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। लेकिन हमने अपनी मेजरमेंट के पर्पस के लिए अर्थ का एवरेज रेडियस कंसिडर कर रखा है जो कि है 6370 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। और बाकी मैं इन शेप के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ओवेलॉइड का मतलब क्या है कि जो हमारा लॉइड मतलब क्या है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में इक्वेटोरियल एक्सिस है जो हम क्या करती है इस पूरे स्फीयर को डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला स्फीयर है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जिन नीचे वाला स्फीयर है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो हमारा ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है नीचे वाला, ये क्या है थोड़ा लार्ज होता है इन कंपैरिजन देन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, इसी शेप को हम बोलते हैं ओवेलॉइड। और जो हमारा इलिप्सॉइड है, इलिप्सॉइड हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस जो हमारा ये इलिप्टिकल नेचर में है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं इलिप्सॉइड। अब हमारा ये जो स्फेरॉइड होता है, स्फेरॉइड मतलब एक परफेक्ट स्फीयर जिसका डाया हर जगह से क्या होगा शेप सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, टाइप ऑफ सर्वे इन विच द शेप ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट इज ए कैडेस्ट्रल सर्वे, बी प्लेन सर्वेइंग, सी जियोडेटिक सर्वेइंग, डी एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किस टाइप का सर्वे है जिसमें हम अर्थ की शेप को कंसीडर करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जियोडेटिक सर्वे। देखिए जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे में हम जो अर्थ का कर्वेचर है उसके इफेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। हम अर्थ को प्लेन ना मानकर हम उसको एक कर्वेचर मानते हैं, मतलब कि जो अर्थ एक स्फीयर है उसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। वेरेज जो प्लेन सर्विंग होता है उसमें हम जो कर्वेचर है अर्थ का उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे अर्थ का कर्वेचर है उसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम प्लेन सर्विंग में। और जो हमारा जियोडेटिक सर्वे होता है उसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस है हमारा प्लेन सर्विंग में और जियोडेटिक सर्विंग में। अब नंबर 6, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो जियोडेटिक सर्वे है वो डिफरेंट है प्लेन सर्वे से, क्योंकि देखिए इन दोनों सर्वे के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि हम जो प्लेन सर्वेइंग है, प्लेन सर्वेइंग में हम अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मानते हैं प्लेन सर्वेइंग में कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, फ्लैट है। हम कंसिडर करते हैं हमारी जो अर्थ है एक फ्लैट सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वेरेज जो हमारा जियोडेटिक सर्वे है उसमें हम जो अर्थ की शेप है उसमें हम अर्थ की शेप का कर्वेचर को कंसिडर करके चलते हैं। ये डिफरेंस है बेसिकली जियोडेटिक सर्वे में और प्लान सर्वे में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्वेचर ऑफ अर्थ टेकन इनटू अकाउंट। जियोडेटिक में हम कर्वेचर लेते हैं अर्थ का और प्लान सर्वे में नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हम किस एरिया के बाद हमारे अर्थ सरफेस के कर्वेचर के कारण इफेक्ट आने लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज़्यादा एरिया के लिए हम सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से कम अगर सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कोड ऑन अ अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.5 किलोमीटर इज अबाउट 1 मीटर, डी 1 सेंटीमीटर, सी 1.52 सेंटीमीटर, डी 1.20 मीटर। इसका राइट आंसर होगा सी, 1.52 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। ऑब्जर्वेशंस देखी गई हमारी जियोडेटिक सर्वेइंग में और प्लान सर्वेइंग में कि अगर मैं 18.5 किलोमीटर स्क्वायर अर्थ की सरफेस पर चलता हूँ, अर्थ के सरफेस पे चलता हूँ 18.5 किलोमीटर स्क्वायर, तो जो कोड है वो उसका डिस्टेंस कितना होगा, वो जो हमारी कोड है वो क्या होगी 18.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगी। कितनी कम होगी, 1.52 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व करा गया कि जब हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करके अर्थ की जो सरफेस पे अगर हम 18.5 किलोमीटर स्क्वायर पे जो कोड का डिस्टेंस है वो कितना कम हो जाएगा, 1.52 सेंटीमीटर। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया कि अगर हम प्लान सर्विंग में वही लाइन अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो कितनी निकल रही है, वो 1.52 सेंटीमीटर शॉर्टर होगी हमारी
जो हम जियोडेटिक सर्वे में उस लेंथ को मेजर करेंगे। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन देखी गई। क्वेश्चन नंबर 9, for a triangle at the earth's surface having an area of 195 square kilometer, the difference between the sum of triangle in a plane triangle and spherical triangle is। अब देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ट्रायंगल है, अगर हम 195 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे ये ट्रायंगल बनाते हैं और जो हमारा प्लेन ट्रायंगल होगा और ये जो हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए जो हमारा प्लेन ट्रायंगल होता है उसका सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जो ट्रायंगल होता है उसका मिनिमम सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इससे कम नहीं हो सकता। अब देखिए, अब जो हमारा जियोडेटिक सर्वे होता है, जो हमारा एक्चुअल ग्राउंड है हमारा, वो कैसा है, कर्व है। तो जो हम उस पे लाइन बनाते हैं वो कैसे बनती है, आर्क। अब इन 3 आर्क से जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल को बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अब ये जो स्फेरिकल ट्रायंगल है, अगर हम 195 स्क्वायर किलोमीटर पे बनाएंगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल, इसका और प्लेन ट्रायंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो रहेगा 1 सेकंड का। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल के बीच का डिफरेंस बढ़ते जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 सेकंड। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 195 स्क्वायर किलोमीटर के लिए होता है 1 सेकंड। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th question, the difference between an arc distance of x kilometer on the surface of the earth and the corresponding chord distance is about 1.52 centimeter, then x is। मैंने आपको बताया था कि अगर हम अर्थ सरफेस पर 18.5 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड डिस्टेंस है वो कोड डिस्टेंस हमारे आर्क डिस्टेंस से 1.52 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, 18.5 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Survey which are carried out to show natural feature of countries such as a river, hills, etc. is। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सर्वे होता है जिसमें हम नेचुरल फीचर दिखाते हैं कंट्री के, जैसे कि रिवर, हिल्स। उस सर्वे को क्या कहा जाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाता है कि इंजीनियरिंग सर्वे कहा जाता है कि सिटी सर्वे कहा जाता है कि टोपोग्राफी सर्वे कहा जाता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, टोपोग्राफी सर्वे। तो मैं आपको थोड़ा टोपोग्राफी सर्वे के बारे में और बताता हूँ डिटेल में। देखिए टोपोग्राफी सर्वे क्या है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो कहीं से एक लेवल में नहीं है। पूरी जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर इनइक्वालिटी है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर एकदम प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है। तो जो हमारी अर्थ सरफेस है वो इनइक्वल है। तो जो भी फीचर है हमारी अर्थ सरफेस की, चाहे वो नेचुरल फीचर हो या आर्टिफिशियल फीचर्स हो, उनको जो शो करता है उस सर्वे को हम बोलते हैं टोपोग्राफी सर्वे। द स्मॉलेस्ट स्केल एडॉप्टेड फॉर टोपोग्राफिकल सर्वे इज। जो स्मॉलेस्ट स्केल हम यूज करते हैं टोपोग्राफिकल स्केल में वो कितना होता है, देखिए मिनिमम जो स्केल हम यूज करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में वो होता है हमारा 1:25,000। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1:25,000। नंबर 13, डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्टार्टा इन द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड एज माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, सिटी सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसका राइट आंसर होगा हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्टार्टा की अर्थ सरफेस पे, उस सर्वे को बोलते हैं हम जियोलॉजिकल सर्वे। अब ये सर्वे करा क्यों जाता है, इस सर्वे को हम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जियोलॉजिकल स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन नंबर 14, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ब्रिज proposed to build across a very wide river, the surveying method of choice would be चेन सर्वे, बी कंपास सर्वे, सी टोपोग्राफी सर्वे, डी हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर तो डी होगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हम किसी रिवर के ऊपर एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कौन से सर्वे कंडक्ट करेंगे, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, टोपोग्राफी सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सर्वे कंडक्ट टू ऑब्टेन डाटा फॉर अ डिजाइनिंग अ प्रोजेक्ट सच एज अ रोड, रेलवे, ब्रिज, वाटरवेज एक्स्ट्रा इज। अब ये पूछा जा रहा है हमें इस क्वेश्चन में कि हमें कोई डिजाइन करना है जैसे कि रोड या रेलवे या ब्रिज या वाटरवे, तो हमको उस डिजाइनिंग के लिए डाटा कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा सर्वे करेंगे, देखिए हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसका डिजाइन करते हैं। अब डिजाइन करने के लिए हमें हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, तो अब वो डाटा कलेक्ट करते हैं हम सर्वे से। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अगर हम कोई रोड बनाए या रेलवे बनाए, ब्रिज बनाए या कोई वाटर बेस के ऊपर, तो हम कौन सा सर्वे कंडक्ट करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है ए कैडेस्ट्रल सर्वे, बी दे रखा है हमें सिटी सर्वे, सी दे रखा है टोपोग्राफी सर्वे, डी दे रखा है इंजीनियरिंग सर्वे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे। देखिए इंजीनियरिंग सर्वे कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले, डिजाइन करने से पहले कोई भी प्रोजेक्ट को हमको उसका डिजाइन करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं इंजीनियरिंग सर्वे में,
हम लार्ज स्केल टोपोग्राफिकल मैप्स लेते हैं और प्लान लेते हैं और हम इसके बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। देखिए स्पेशली जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं या रेलवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम मैप्स के थ्रू उसका अलाइनमेंट चेक करते हैं, क्या रूट रहेगा, एरिया वॉल्यूम और ऐसे डिफरेंट क्वांटिटी की हम स्टडी करते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं इस बेसिस पे। तो ये हमारा इंजीनियरिंग सर्वे होता है। द सर्वे कैरिड आउट टू फिक्स द बाउंड्री ऑफ अ बिल्डिंग साइट। ए इंजीनियरिंग सर्वे, बी ईडीएम सर्वे, सी सिटी सर्वे, डी कैडेस्ट्रियल सर्वे। में हमसे पूछा जा रहा है कि जो बिल्डिंग साइट है उसकी हम बाउंड्री जो फिक्स करते हैं उसको कौन सा सर्वे कहते हैं, तो उस सर्वे का कहते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे को हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज और बाउंड्री के लिए। इसमें हम जनरली जो हम स्केल यूज करते हैं वो 1:10,000 टू 1:50,000 का स्केल हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू वोल या वोल टू पार्ट। इसका राइट आंसर होगा डी। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे करने के दो प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है वोल टू पार्ट और सेकंड है लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट बाय 2 मेजरमेंट की ओर बढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम वोल टू पार्ट प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, मेक्स प्लॉटिंग इजियर, लोकलाइज्ड माइनर एरर बोथ ए एंड सी। तो देखिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वोल टू पार्ट का वो ये है कि हम एरर को लोकलाइज कर सकें और प्रिवेंट कर सकें उसको एक्यूमुलेट होने से। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा डी। The ratio of map distance to corresponding ground distance is called as scale. इसका राइट आंसर होगा ए। जो हमारा रेशियो है मैप डिस्टेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्केल। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। ए 1:2। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट वन। ए 1:20,000, बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, C 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, D 1:500। देखिए स्केल होता क्या है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि स्केल क्या होता है, वो रेशो होता है डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमें कुछ स्केल्स दिए हैं तो इन स्केल में से कौन सा स्केल सबसे बड़ा स्केल है। देखिए ये जो रेशो की फॉर्म में दिया है इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और इसको क्या बोलते हैं हम, ये एक स्टेटमेंट है। देखिए बोल रहा है इसने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ये क्या है कि एक स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्केल। कि हमने मान लिया कि जो 1 सेंटीमीटर मैप में डिस्टेंस है वो ग्राउंड हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मैप पर वो किसके इक्वल है, 100 मीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, एक स्केल हो गया। अब देखिए कि जो हम स्केल है बड़ा लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल है वो हम किससे बताते हैं, बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या होता है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होनी चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर लिखा है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई। देखिए इसका रेशो मैंने निकाल रखा है, ये रहा। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, देखिए 20 और आ गया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया। इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हो गया 1:2000, इसका हो गया 1:10,000, इसका हो गया 1:1 लाख, इसका हो गया 1:10 लाख, इसका हो गया 1:500। तो देखिए जो स्केल है हम कोई लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल हो हम कैसे बताएंगे, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है उसका जितना छोटा डेनोमिनेटर होगा वो उतना बड़ा स्केल होगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का ये जो डेनोमिनेटर है ये जितना छोटा होगा हमारा स्केल उतना ही बड़ा होगा। ठीक, तो इनमें से सबसे छोटा डेनोमिनेटर है डी का, यानी सबसे बड़ा स्केल कौन सा है, डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। सबसे बड़ा स्केल कौन सा है इसमें, 1:500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बताओ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। मैंने अभी आपको पीछे बताया था ये क्या है, ये स्केल ले रखा है कि हम 1 सेंटीमीटर मैप में जो डिस्टेंस है वो ग्राउंड में कितना है, 100 मीटर के इक्वल है। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या करेंगे, यूनिट का सेम कर देंगे। तो ये मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:10,000। इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ सर्वे मेजर्ड द एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर।
Later he found that he used a wrong scale of 1 centimeter equal to 2 meter for the measurement. The correct area is। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम सर्वे कर रहे हैं 50 मीटर स्क्वायर का, तो हम स्केल यूज करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का। पर हम जब बाद में हमें पता चलता है कि हमने क्या करा है, गलत स्केल यूज करा है। हमने कौन सा स्केल यूज कर लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर का, तो और हमें करना था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का, तो हमने तो गलत एरिया मेजर करा होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसका करेक्ट मेजरमेंट क्या होगा, करेक्ट एरिया क्या होगा। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए करेक्ट एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ करेक्ट स्केल का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई इनटू मेजर्ड लेंथ। तो देखिए इस क्वेश्चन पीछे एक मिनट देखिए, हमारा जो रॉन्ग स्केल है उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मीटर। इसको हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 मीटर, तो इसका क्या हो गया 1:200। और जो हमारा करेक्ट स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 1/100। तो ये हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल लिया। देखो ये 1/200 अपॉन में 1/100 का होल का ये स्क्वायर मल्टीप्लाई, देखो मेजर्ड लेंथ यानी मेजर्ड एरिया यहाँ होना चाहिए था। हमने कितना एरिया मेजर करा है रॉन्ग स्केल से, 50 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 50 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, करेक्ट एरिया कितना होगा 12.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर 12.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका राइट आंसर होगा बी 12.5 मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द स्मॉलेस्ट वन, इनमें से सबसे छोटा स्केल कौन सा होगा। तो ये तो आपको पता ही है कि अब हमें स्केल देखना है सबसे छोटा कौन सा होगा। अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा सबका। देखिए चलिए जैसे कि ए वाला क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100, तो इसको हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर को 10 मीटर को, तो ये कितना हो जाएगा 1/1000। और ये तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में चेंज ही है, इसको भी कर देंगे। ये कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन में 10,000 मीटर। तो चलिए इसको हम जब हम और ये तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में दिया ही है 1/2500। तो देखिए ये सबका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मैंने निकाल दिया है, फाइंड आउट कर दिया है। अब देखिए ये सबका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, अब मुझे स्केल बताना है इनमें से सबसे छोटा स्केल कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा स्केल देखना है तो हमको देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसका है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा डेनोमिनेटर होगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का उतना ही छोटा स्केल होगा। तो देखिए ये कितना है 1000, ये कितना है 5000, ये कितना है 10,000, ये कितना है 2500। तो सबसे बड़ा डेनोमिनेटर है सी का, यानी सबसे छोटा स्केल कौन सा है हमारा सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। सबसे छोटा स्केल कौन सा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, assuming that a draftman can plot a distance as small as 0.25 mm and the scale of plotting is 1:1000, the distance in the field can be measured to the nearest। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक ड्राफ्टमैन है जो कि 0.25 mm डिस्टेंस प्लॉट करता है मैप में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल ग्राउंड पर वो कितना होगा अगर हम स्केल यूज करते हैं 1:1000 का। यानी इससे क्या होगा 1000 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 250 mm, और 250 mm को मैं मीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा वो 0.25 मीटर। राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन ग्राउंड प्लॉटेड ऑन अ मैप एज 0.5 सेंटीमीटर, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल इज। देखिए कोई डिस्टेंस है ग्राउंड पर, अगर वो 10 मीटर का है और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर का मैप पर, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑन मैप अपॉन में लेंथ ऑन ग्राउंड। लेंथ ऑन मैप कितना था 0.5 सेंटीमीटर और एक्चुअल ग्राउंड पर वो डिस्टेंस कितना है 1000, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा 1/2000। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1/2000। क्वेश्चन नंबर 26, अ ग्राउंड एरिया ऑफ 112.5 मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ प्लेन, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज। हमसे पूछा जा रहा है कि कोई ग्राउंड पर एरिया है 112.5 मीटर स्क्वायर और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लान पर, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए ऑन मैप अपॉन में लेंथ ऑन ग्राउंड, तो देखिए मैप में कितना मैं शो कर रहा हूँ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्चुअल ग्राउंड में वो कितना एरिया है 112.5 मीटर स्क्वायर, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना आ गया 1/250,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ मैप।
A 0.25 mm, B 10 mm, C 0.5 mm, D 0.15 mm। तो इसका राइट आंसर होगा A 0.25 mm। Which scale is used to determine the original scale when the map on the drawing sheet shrinks due to atmospheric condition? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अगर कोई प्लान है ड्राइंग शीट पर, उसमें श्रिंकेज आ जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक चेंज इन टेम्परेचर, उसके कारण हमारा पेपर में चेंज आता है जिसके कारण वो श्रिंक हो जाता है, जिससे जो हमारा ओरिजिनल स्केल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमें पूछा जा रहा है कि वो ओरिजिनल स्केल पता करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करेंगे, ए वर्नियर स्केल, बी प्लान स्केल, सी श्रंक स्केल या डी डायगोनल स्केल। तो इसका राइट आंसर होगा सी श्रंक स्केल। हम इसको श्रंक स्केल से पता करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल स्केल है वो कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉर्मूला ऑफ श्रंक स्केल इज, देखिए अभी आपको पीछे बताया मैंने श्रंक स्केल होता है क्या। देखिए श्रंक स्केल हम जब यूज करते हैं जब हमारा मैप श्रिंक हो जाता है। मैप श्रिंक होने से क्या होता है, जो स्केल होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमें ओरिजिनल स्केल पता करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, श्रंक स्केल। तो जो फॉर्मूला है श्रंक स्केल का वो क्या होगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है ए श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, बी श्रंक फैक्टर इंटू मेजर्ड लेंथ, सी ओरिजिनल स्केल इंटू मेजर्ड लेंथ, डी मेजर्ड लेंथ इंटू मेजर्ड एरिया। इसका राइट आंसर होगा ए श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। देखिए हमारा जो श्रंक फैक्टर है वो क्या होता है, ये रेशो होता है हमारा श्रंक लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ का जो रेशो होता है उसी को बोलते हैं हम श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। हमको यहाँ से क्या मिलता है, श्रंक स्केल। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, इसको आपको याद करना पड़ेगा अगर आप इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते। तो ये क्या है, श्रंक फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू श्रंक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अपॉन में ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, shrinkage of an old map is 24/25 and the representative fraction is 1/2500, then the correct scale for the map is equal to। देखिए हमें क्या है कि जो एक मैप है उसका हमें श्रिंकेज रेशो दे रखा है, श्रिंकेज फैक्टर दे रखा है 24/25 और हमें श्रिंकेज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी दे रखा है 1/2500। अब हमें करेक्ट स्केल पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पीछे एक रिलेशन बताया था, उस रिलेशन से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रिलेशन क्या है। हमें देखो इस रिलेशन का यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमें श्रंक फैक्टर पता है, हमें श्रंक स्केल भी दे रखा है, हम ओरिजिनल स्केल निकाल सकते हैं। तो चलिए इस रिलेशन की मदद से हम अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए हम इस रिलेशन का यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें श्रंक स्केल दे रखा था 1/2500 और हमें श्रंक फैक्टर भी दिया था 24/25। देखिए ये दे रखा है हमें श्रंक फैक्टर और ये दे रखा है हमें दे रखा है श्रंक स्केल। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा करेक्ट स्केल निकल जाएगा। करेक्ट स्केल हमारा आ गया 1/2400। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी 1/2400।